Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Good afternoon and welcome to our online masterclass on comprehensive machinery insurance hosted by EIPCP. I am Aisha Aslam, PR and Media Coordinator at EIPCP. We are very excited to have you all here for what promises to be a highly valuable session. Today's masterclass will be led by Mr. Shumail Iqbal, who is a very seasoned insurance leader with over 15 years of expertise in underwriting, risk management, and insurance innovation. Currently, Mr. Shumail is serving as Country Head of Underwriting at TPL Insurance Limited. Today, he will guide us through everything from market trends and policy structures to claim mechanisms and real-world case studies. We hope to have a very interactive session with you all, and any curious questions are very welcome. Let's get started. Please join me in giving a very warm welcome to Mr. Shumail Iqbal. Assalamu alaikum, sir, and over to you. Ji, walaikum salam. Ji, thank you very much for such a warm welcome, and good afternoon and assalamu alaikum to all the participants. First of all, I really want to thank you to the Ran Naveed Shah for giving me this opportunity, and I really want to congratulate him for his services and his contribution towards the insurance community, that they are giving the young leaders this platform where they can share their knowledge and experience with the other side of the participant who really want to enhance their skills and expertise and do the wonders at their workstations. So thank you, Rana Saab. Now back to the that session, which is CMI. So there's a reason कि ये topic हमने opt किया, choose किया, because considering हम जिस मार्केट के अंदर ऑपरेट करते हैं उसमें बहुत सारे जो हैं कुछ ग्रे एरियाज हैं, तो वो ग्रे एरियाज जो हैं वो इस प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो काउंटर किए जा सकते हैं या कैटर किए जा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So the agenda for this session is going to be start with the overview of the Middle East insurance standing versus Pakistan standing. So inshallah इस सेशन के अंदर जो है आई विल ट्राई टू गिव एन ओवरव्यू के हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर जो दूसरे प्लेयर्स हैं जहाँ पर अक्सर जो हैं यंग जनरेशन, यंग टैलेंट, दे वांट टू मूव द अदर पार्ट ऑफ द टेरिटोरियल, उसकी एक थोड़ी सी आपको यहाँ पर हम ओवरव्यू देंगे. देन थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि बेसिकली जो CMI की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली जो वर्डिंग है ये कहाँ से ड्राइव हुई, इसके पीछे क्या एक हिस्ट्री है. देन इट विल गोस अप टू डाउन द लाइन कि पता तो चले कि ये इम्पोर्टेंट है क्यों और किस किस के लिए है और वो किस तरह है. देन फिर हम देखेंगे कि क्या जब हम बात करते हैं ओनली फॉर CMI, which is an abbreviation of the comprehensive machinery insurance, क्या ये सिर्फ रिलेट करता है मशीनरी से? दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन फिर हम बात करेंगे कुछ उसकी प्रोडक्ट की कवरेज की, उसकी स्ट्रक्चर की, उसकी बेनिफिट्स की. फिर लेटर ऑन फिर हम सेकंड फेज के ऊपर आएंगे विच इज BI. इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसका एक अलग से सेशन भी होता है, बट सिंस CMI के अंदर एक इसका एक सेशन है तो विल ट्राई टू कवर अप दैट पार्ट ऑल्सो. थोड़ा सा उसका फ्लेवर भी हम लेंगे यहाँ पर. फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा आगे जाके कि हम देखेंगे कि किस तरह कंपैरेटिव एनालिसिस विद दी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम यहाँ पर करेंगे कोशिश. सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा फॉर द अंडरराइटर्स, फॉर द इवन द ब्रोकर्स, फॉर द रिस्क कैरियर, इवन फॉर द क्लाइंट्स, कि ये किस तरह से एक लुक्रेटिव, एक फ्रूटफुल और एक बड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उसके लिए करके उसके बेनिफिट्स क्या हैं, फिर किस तरह से हैं, बिकॉज उसके अंदर की कंसिडरेशन हम डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे अबाउट देयर क्लेम की सेटलमेंट की या बेसिस ऑफ सम इंश्योर्ड की. फिर हम एक रियल लाइफ जो है ना वॉक थ्रू करेंगे प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से. ये देखिए मार्केट के अंदर इस तरह की चीज़ें किस तरह से लोग जो डिफरेंट रिस्क कैरियर हैं वो इस पॉलिसी को किस तरह स्ट्रक्चर्ड करते हैं, स्ट्रक्चर्ड करते वक्त किस किस एरियाज को एज एन अंडरराइटर या एज अ सेल्स ऑफिसर आपको किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है. सिर्फ डॉक्यूमेंट बेच के नहीं आना है, सिर्फ ये देखना भी है कि वाकई एट द टाइम ऑफ क्लेम
ऐसा तो नहीं है कि किसी को सरप्राइजेस मिलने वाले हैं. So that is very important, very imperative. ठीक है जी. फिर इन द एंड इंशाल्लाह हम आप कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे विल ट्राई टू कवर अप दैट पार्ट आल्सो. So let's start with overview of the Middle East insurance. I really want your input starting मैं before going to the next slide. Can anybody tell me कि एक पाकिस्तान की पूरी इंश्योरेंस का केस साइज इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स क्या है वर्सेस दुबई, काफी फेमस नाम है, और सिमिलरली फॉर द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया. कैन एनीवन टेल मी एनी गेस? नो इशू अगर आपको ना भी पता हो तो. सो हियर इट इज. देखें जी, जो पाकिस्तान की लेफ्ट साइड के ऊपर पोर्शन है, ये बेसिकली जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है GWP, इट्स नॉट इवन द 1 बिलियन रुपीज इन डॉलर्स, नॉट इवन द 1 बिलियन. वर्सेस अगर जब हम दुबई की बात करें ना, इट्स बेसिकली फ्लोटिंग अराउंड 13 बिलियन डॉलर. और जब हम बात करें किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इट्स अराउंड 19 to 20 बिलियन. So basically the Kingdom of Saudi Arabia is leading the Middle East side, followed by the UAE. So that is a really interesting number. जो कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वाकई कि they want to accelerate their career in the Middle East part, तो उनको ये numbers थोड़े से बड़े याद रहने चाहिए, because while आप वहाँ जब जाएंगे, जब आपके लोगों से इंटरेक्शन होगी, कोऑर्डिनेशन होगी, तो जब ये नंबर्स आप उनको पॉपुलेट करेंगे ना, तो एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करेगा. ठीक है जी. तो इट्स अराउंड 13 बिलियन. यूनाइटेड अरब और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अराउंड 20 बिलियन डॉलर. अच्छा, अब जब मैं कह रहा हूं कि तो एक पाकिस्तान की जो टोटल बुक साइज है वो नियर अबाउट, इट्स नॉट 100%, 1 बिलियन डॉलर है. सो उसमें से सबसे बड़ा सेगमेंट कौन सी लाइन ऑफ बिजनेस से जनरेट होता है? अगेन आई वांट एन आंसर फ्रॉम योर साइड पार्टिसिपेंट. अगेन अगर आपको नहीं भी आता है तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपको जो भी नंबर आपके जहन में आता है ना, यू कैन जस्ट गिव मी एंड यू कैन थ्रो अवे, नो इशू एट ऑल. एटलीस्ट मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आपको आइडिया हो. ये जो सेशन जो है ना, काफी एंगेजमेंट हो जाएगा ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा. अच्छा जी, चलें, वो भी मैं बता देता हूं कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो नंबर्स हैं ये भी 2023 के हैं, बट नियर अराउंड ये भी यहीं पर ही फ्लोट करेगा. जो लीडिंग सेक्शन है ना, वो है आपका प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी का, विच इज 31%. ठीक है. फॉलोड बाय मोटर लाइन विच इज अराउंड 20%. दैट इज वाई मैंने आपको बताया था देयर इज अ रैशनल बिहाइंड दैट कि हम सीएमए की बात क्यों कर रहे हैं, कि जो आपकी पाकिस्तान की इंडस्ट्री का टोटल पोर्टफोलियो मेजॉरिटी जनरेट होता है वो पीएनसी से होता है, और जो कॉम्प्रिहेंसिव मशीनरी इंश्योरेंस है वो उसी बकेट के अंदर जो है ना वो फॉल करती है. जब इसको हम फर्दर ड्रिल डाउन या डीप डाइव करेंगे ऑन द राइट साइड, तो आपको ये फर्दर पता चलेगा कि जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा नंबर अब फॉर एग्जांपल इफ वील टेक अ 1 बिलियन डॉलर ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, उसमें से 31% विच इज अराउंड 31 तकरीबन मिलियन डॉलर की जो प्रीमियम जनरेट होता है वो आपका होता है प्रॉपर्टी साइड से. उस 31 मिलियन डॉलर्स की जो फर्दर ड्रिल डाउन है उसमें से 35% मेजॉरिटी आपका जो है ना वो पावर प्लांट रिफाइनरी से आ जाता है. पावर प्लांट रिफाइनरी से आ जाता है. जब ये नंबर आते हैं ना, तो इसीलिए सीएमआई बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज वहां पर हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मशीनरी इंश्योरेंस, और जब पावर प्लांट की बात आती है तो उसके अंदर टर्बाइंस की भी आती है. ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, बट मैं एज आई मेंशन इन माय प्रीवियस स्लाइड कि जब मैं मशीनरी की बात करता हूं या सीएमआई की बात करता हूं तो इसमें से मशीनरी का नहीं होगा, वो मैं आपको आगे जाके क्लियर करूंगा. ठीक है जी. अच्छा जी, ये आ जाता है कि सीएमआई बेसिकली अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि भाई ये वर्डिंग कौन सी है, किसकी है, तो यू मस्ट नो कि ये म्यूनिक्री जो है वो दुनिया का नंबर 1 री इंश्योरर है. 21st सेंचुरी के अंदर ये वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द म्यूनिक्री. अच्छा, उसके पीछे पूरी एक स्टोरी है कि कैसे वो बनी, कैसे इंडस्ट्री की रेवोल्यूशन आई, फिर लोगों को उसकी जरूरत पेश आई. लोगों ने देखा कि जब मशीनरी हमारी उसमें ब्रेक डाउन होता है तो मेजर हमें लॉसेस शुरू हो जाते हैं,
हमारा बिजनेस इंटरप्शन हो जाता है, तो उस वक्त मुनिकरी को ये जरूरत पेश आई कि यार लेट्स कम अप विद द एक हम पॉलिसी या प्रोडक्ट लाते हैं जो कि मल्टीपल एरियाज को सिंगल हैंडेडली कवर करे। दैट इज व्हाई ये 21st सेंचुरी के अंदर इंट्रोड्यूस भी बाय यूनिकरी। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम दी कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव एनालिसिस, या कभी इफ एनी अंडरराइटर, सेल्स ऑफिसर या कोई भी इवन द ब्रोकर साइड, कोई भी अगर इफ ही और शी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, पोटेंशियल क्लाइंट, तो उसके लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है, दूसरों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। सो फॉर क्लाइंट, CMI बेसिकली आपको एक ऑफर करता है वाइडर कवरेज, सिंपलर इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव। अच्छा, इट इज अ बेटर चॉइस इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। सवाल होता है कैसे, वो जब इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो ये चीज मैं आपको वहां पर प्रूफ करूंगा। अच्छा, पॉइंट ये है कि जो जो मेरी प्रीवियस स्लाइड्स हैं वो अगली स्लाइड्स से कनेक्टेड रहेंगी। सो आई विल अर्ज यू ऑल द पार्टिसिपेंट के अगर मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं तो यू आर फ्रीली अलाउड क्या मुझे कहें कि थोड़ा सा मैं अपना पेस कम करूं, बिकॉज चीजें मेरी कनेक्टेड रहेंगी हर स्लाइड से पिछली वाली अगली स्लाइड के ऊपर। तो इन केस अगर कोई स्लाइड आपको लगता है कि वो मिस आउट कर गया हूं या उसमें मेरी पेस ज्यादा है, तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर द क्लाइंट्स एज आई मेंशन कि ये फ्रॉम द प्राइस पर्सपेक्टिव फैंटास्टिक प्रोडक्ट। फॉर द एजेंट या फॉर द ब्रोकर्स, अगेन जब हम बात करते हैं तो लोग ब्रोकर्स या एजेंट जब जाते हैं क्लाइंट से बात करने के लिए कहते हैं, तो उनके पास एक सवाल आता है कि व्हाई शुड आई गो विथ यू, क्या मैं आपको ही ऑप्ट क्यों करूं। सो जब वहां पर बात आती है तो वो एक यूएसपी की बात करती है कि यार आप ऐसी क्या वैल्यूड फीचर्स या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स या प्रोपोजिशन मेरे लिए लाए हैं कि मैं आपके साथ बैठूं, अलायंस करूं या कोई पार्टनरशिप आपके साथ करूं। सो ये फॉर एजेंट, फॉर ब्रोकर के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर द अंडरराइटर एंड रिस्क कैरियर टू। हाउ? बिकॉज एज आई मेंशन्ड के पावर प्लांट्स जो हैं इस एम्बेड के अंदर फॉल करते हैं, और जब पावर प्लांट्स की बात करते हैं सो दैट मींस एन इनॉर्मस काइंड ऑफ सम एक्सपोजर इन्वॉल्व इन द पावर प्लांट। जब इनॉर्मस की बात आती है तो डेफिनेटली आपकी नजरें या फिर आप कनेक्ट करते हैं विद दी ओवरसीज रीइंश्योर पार्टनर, those who have the capacity with them। तो फिर जब आप उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं तो आपकी वहां पर भी एंगेजमेंट शुरू हो जाती है। पीपल विल स्टार्ट नोइंग यू, आपको लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ यार XYZ ही और शी वो बात करते हैं, जानते हैं, काम करते हैं। या फॉर एग्जांपल फ्रॉम द अदर साइड, अगर वो जब आपसे कोई बात करेंगे तो आप इस साइड के ऊपर ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ब्लैंक रहेंगे, एटलीस्ट यू हैव सम फ्लेवर, तो आपकी कोऑर्डिनेशन भी स्मूथ होगी, आपको आइडिया होगा और आपको मजा भी आएगा। ठीक है जी। तो फॉर द क्लाइंट, फॉर द एजेंट एंड फॉर द अंडरराइटिंग द रिस्क कैरियर। नाउ ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी इंडस्ट्री है। मेंशन कि जब मैंने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव मशीनरी इंश्योरेंस डज नॉट मीन कि हम सिर्फ शुरू में मशीनरी की बात करते हैं। अर्लियर जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी ना, सो ऑन दैट पॉइंट ये एक हैवीली डिबेट था कि यार जो CMI पॉलिसी है वो सिर्फ क्या पावर प्लांट्स के लिए होनी चाहिए, या जहां पर मशीनरी का एक्सपोजर जो है ना वो टोटल एक्सपोजर से ज्यादा हो। दैट्स एंड वाज एन अर्ली स्टेज। अच्छा, लेटर ऑन फिर ये डिबेट जो है ना ये एंड हो गई, और अब इवन आई कैन गिव एन एग्जांपल कि यार अगर इफ यू वांट टू रियली पिच द CMI ना, तो आप बैंक को भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे बैंक को कैसे कर सकते हैं, मशीनरी तो नहीं है, बट ऐसा पॉसिबल है। बट ये ऑप्शंस के ऊपर बात करते हैं कि यार आपने क्लाइंट को किस वक्त क्या कॉल लेनी है। बट अगर मैं CMI की बात करूं, कोई मुझसे बोले कि यार क्या ये हम CMI दे सकते हैं, मैं ये कहूंगा कि इट इज अ लेस सुटेबल बट इट इज पॉसिबल। आप ये नहीं कह सकते कि सुटेबल बिल्कुल नहीं है, इसीलिए दो पोर्शन मेंशन किए गए हैं, पहला है सुटेबल का, दूसरा है लेस सुटेबल। अच्छा, सुटेबल के अंदर बात आती है तो उसके अंदर जो है ना पावर प्लांट्स और ट्रांसफर स्टेशन, सीमेंट फैक्ट्रीज, बॉटलिंग प्लांट, XYZ। अच्छा, जब लेस सुटेबल की बात आती है तो फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल, ठीक है ना, ये सारी वो इंडस्ट्रीज हैं जिसको पिच की जा सकती हैं, बट वो लेस सुटेबल है।
ठीक है, बट पॉसिबल है। एज आई मेंशन कि अब ये डिबेट जो है ना इज ऑलमोस्ट एंड हो गया है कि हम जो सीएमआई है वो मेजॉरिटी जो है वो पावर प्लांट्स को ही दे सकते हैं, या जहां पर मशीनरी का एक्सपोजर ज्यादा हो। सुइटेबल बन सकती है, बट नॉट सुइटेबल का वर्ड अब नहीं है यहाँ पर। अच्छा जी, अब सीएमआई की पॉलिसी की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वो म्यूनिक की पॉलिसी की वर्डिंग है, एज आई मेंशन, आपको इजीली नेट के ऊपर वो अवेलेबल मिल जाएगी। There's in two section. One is the operational material damage, which is in compulsory. Second one is the BI, business interruption, which is also called the loss of profit या constitutional losses. ठीक है, under the CMI, the first one is compulsory. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीआई के आपने बीआई चाहिए तो आप सिर्फ है ना सीएमआई को ऑप्ट करेंगे और आपको बीआई मिल जाएगा। ऑपरेशनल मटेरियल डैमेज इज कंपलसरी। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब जब आगे चलते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैंने जो प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर मैंने बताया था कि ये सिर्फ मशीन से रिलेटेड नहीं है, तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ओवर इन दिस स्लाइड के जो पॉलिसी सेक्शंस है। बेसिकली सीएमआई के 2 सेक्शन है और हर सेक्शन के सब सेक्शन है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहले सेक्शन की, जो मैंने आपको बताया ऑपरेशन मटेरियल डैमेज का। उस पॉलिसी की वर्डिंग के अंदर, पॉलिसी सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें कवर्ड हो सकती हैं वो वहां पर मेंशन है, तो वहां मैंने आपको ये समराइज कर दिया है। सो लेट्स से बिल्डिंग, देयर कंटेंट, फिर ऑल टाइप ऑफ मशीनरीज, apparatus, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, बॉयलर्स आ गई, टर्बाइन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इवन द स्टॉक्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल के अंदर स्टॉक मौजूद होता है, चाहे वो गुड्स फिनिश गुड हो या फिर वो अपना सेमी स्टेज के ऊपर मौजूद हो या आपका इन प्रोसेस हो। सो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, इट कैन बी कवर्ड अंडर दी सीएमआई। इट्स नॉट ओनली अबाउट द मशीनरी। अब ये बात भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी चीजें जो के कवर नहीं होती हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इरेक्शन, बेसिकली ये एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड कवर है जो इसके अंदर इसकी पॉलिसी स्ट्रक्चर में वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड होता है। वो फर्दर हम बात की जा सकती है कि अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, दैट इज इन सेपरेट पार्ट, बट फ्रॉम द पॉलिसी स्ट्रक्चर परस्पेक्टिव ये यहाँ पर एक्सक्लूड होता है। पॉलिसी उसका सेक्शन 8 है। ठीक है, फिर जो व्हीकल्स, द लाइसेंस फॉर द पब्लिक रोड, कुछ आपकी शिप्स होती हैं विच इज फ्लोटिंग, एयरक्राफ्ट, वेसल, कैग शोज हो गई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लैंड्स, रनवेज होते हैं, ये ऐसा ना हो कि ये जो रोड्स को है आपने सीएमआई का कवर दे दिया हो। ऐसी बहुत सी पॉलिसीज हैं इस इंडस्ट्रीज के अंदर जहां पर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे ह्यूज क्या नाम है किलोमीटर्स के ऊपर वो फैले हुए हैं और उसकी भी इंश्योरेंस होती है, तो आपने उसका सीएमआई पिच किया, वो इसके अंदर कवर नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी मेक श्योर, उसके लिए एक सेपरेट प्रोडक्ट होता है। इसी तरह जो है प्लांट्स हो गई, लाइफ स्टॉक हो गई, ये सब सेपरेट किस्म की एक रिस्क लैंडस्केप है जो इसके अंदर फॉल नहीं करता। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये फ्रॉम द, मैंने आपको बताया कि अनफॉर्चुनेटली आप ये कह दें कि हमारे यहाँ पर जिस किस्म का जो क्लाइंटेल है, दे स्टार्ट विथ प्राइसिंग। तो वो कहते हैं कि यार आप मुझे ये बताएं कि यार ये अगर पैसे इसमें बचते हैं, वो तो ये बताते हैं, या फिर वो बात करते हैं, कुछ अगर बहुत अच्छे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं तो वो बात करते हैं कि स्कोप ऑफ कवरेजेस की बताएं कि हाउ वाइडर इट इज एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग कवरेजेस। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं फ्रॉम द प्राइस परस्पेक्टिव के हाउ इट इज बेटर एज कंपेयर टू दी ट्रेडिशनल वे हम जो अप्रोच करते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, एज आई मेंशन इन माय प्रीवियस स्लाइड के हमने बिल्डिंग की एग्जांपल दी, मशीनरीज की एग्जांपल दी, देन वी टॉक्ड अबाउट टर्बाइंस, जनरेटर्स, देन वी टॉक्ड अबाउट बॉयलर, स्टॉक की बात की। अच्छा, इन सब की मैंने बात की। अब ये मैं चाहूंगा दिस टाइम आई रियली वांट कि मुझे आपकी तरफ से थोड़ा बहुत इनपुट जरूर मिले। मुझे कोई बताएगा कि फ्रॉम द नंबर दैट इज बीइंग गिवन या जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं और जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऊपर ऊपर आपको बताया गया है, कौन कौन सी लाइन ऑफ बिजनेसेस हैं। क्लाइंट आपसे बोलेगा कि भाई मुझे मैक्सिमम कवर है, मुझे बताएं कि कौन कौन सी लाइन से मेरा मैक्सिमम कवर
हो सकता है। आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास बॉयलर है, आपके पास मशीनरी है, तो कौन कौन सी लाइंस एज एन अंडरराइटर या एज सेल्स गाय आप उनको क्लाइंट को ऑफर करेंगे जिसको ये तसल्ली हो कि हाँ यार मेरा मैक्सिमम जो अनसर्टेनिटी है वो कवर हो जाएगी। ये आई वांट एन आंसर फ्रॉम योर साइड। पार्टिसिपेंट प्लीज आंसर। जी मैं समझता हूँ ये जो सी है ना, बिल्डिंग गेट्स, फेंसेस और ये आपकी जो स्टॉक है, प्रोसेस फिनिश गुड्स, ये कवर हो सकता है। हाँ, कौन सी लाइन में कवर हो सकता है? गुड, वेरी गुड। कौन सी लाइन में कवर हो सकता है? ये आपके जो है अपना बिल्डिंग, आपके एमबीडी जो सी है, मशीनरी ब्रेकडाउन, ये बिल्डिंग तो नहीं आएगी। बिल्डिंग गेट, फेंसेस, ये फर्नीचर तो ये प्रॉपर्टी का आइटम है, ये तो प्रॉपर्टी में कवर कर सकते हैं आप। और जो स्टॉक है फिनिश गुड्स, ये भी प्रॉपर्टी में आता है। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्डिंग और स्टॉक प्रॉपर्टी में करेंगे और इवन मशीनरी भी प्रॉपर्टी में करेंगे, लेकिन जब मशीनरी की ब्रेकडाउन की बात यहाँ सऊदी अरेबिया में यहाँ पैकेज पॉलिसीज हैं, यहाँ पे ना स्पेशलाइज पॉलिसीज हैं जो कि वो उसमें सेक्शन 1 2 3 4 एनर्जी की पॉलिसी पकड़ लें आप। एनर्जी में 6 सेक्शन है, तो उसमें सारा कुछ ही आ जाता है। एक्सीलेंट। ये यू फ्रॉम द सऊदी साइड? जी जी, सऊदी में ही 25 साल हो गए। माशाल्लाह, फैंटास्टिक। सो ये इंटरेस्टिंग है, यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स बेसिकली एन काइंड ऑफ एन कंपैरेटिव के अभी जो इधर ये वाला रीजन है वो अभी भी ट्रेडिशनल वे के अंदर अप्रोच कर रहा है। सो अगर कुछ लोग अगर इसको बेहतर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ठीक है। सो आपने एग्जैक्टली सही बताया कि सऊदीया के अंदर पैकेज पॉलिसीज होती हैं, वहां पर मेजॉरिटी इंडस्ट्रियल और इसकी पॉलिसीज हो रही होती हैं। सो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब जो लोकल साइड है ना, पाकिस्तान के साइड, यहां से मैं एनी पार्टिसिपेंट फ्रॉम द पाकिस्तान इंश्योरेंस इंडस्ट्री अगर वो कोई आंसर करना चाहे, सो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग अभी पॉइंट शुरू होने वाला है। जैसे कि इन्होंने बताया कि पैकेज पॉलिसीज होती हैं, तो एनी पार्टिसिपेंट हुआ फ्रॉम द इंश्योरेंस, पाकिस्तान इंश्योरेंस इंडस्ट्री? चले मैं बता देता हूँ। सो नॉर्मली क्या होता है कि जब पाकिस्तान के अंदर या ट्रेडिशनल वे, आप इसको ये कहें कि फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको नेम पेरल पॉलिसी बेचते हैं। अब नेम पेरल पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जब प्रॉपर्टी आपने इसको पिच की तो एक रैंडम मैंने रेट लिया। फॉर एग्जांपल मैंने इस पूरा 1 बिलियन रुपीस का एक एक्सपोजर है वो मैंने ले लिया, वो स्टैंड करता है, वो प्रॉपर्टी के अंदर आ गया। बट प्रॉपर्टी के अंदर जो है ना वो एमबीडी कवर नहीं होती। एज एक मेंबर ने कहा कि वो पैकेज पॉलिसी सब कुछ आ जाता है, तो प्रॉपर्टी के अंदर एमबीडी नहीं होता। लोग क्या करते हैं, एमबीडी कवर करने के लिए उनको मशीनरी ब्रेकडाउन की अलग पॉलिसी पिच करते हैं, फिर उसी एमबीडी के अंदर बॉयलर एक्सक्लूड होता है और फायर में भी एक्सक्लूड होता है एक्सप्लोजन का। सो दे विल कम अप विद द बॉयलर कवरेजेस। तो आपने यहाँ पर बड़ा ये टेबल के अंदर देखना है कि ऑल्दो टोटल सम एक्सपोजर 1 बिलियन का था, बट जब इसको डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज को पिच किया गया तो वो सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिकली 1.4 बिलियन बना। कैसे बना कि जब मैंने 1 बिलियन का एक्सपोजर टोटल फायर के अंदर ले लिया तो उसमें से मैंने मशीनी ब्रेकडाउन के लिए मैंने जो एक्सपोजर लिया वो 150 के एंड 300 के, तो सिर्फ मशीनी ब्रेकडाउन के लिए 450 आ गया। व्हेन इट्स कम टू द बॉयलर तो वो 30 मिलियन आ गया। तो प्रॉपर्टी को मैंने अलग पिच किया, मशीनी ब्रेकडाउन को अलग पिच हुआ और बॉयलर को अलग पिच हुआ। ये बेसिकली हो गया टोटल लमसम प्रीमियम लेट्स से 3.8 मिलियन रुपीस का। अब ये देखें कि जो पैकेज पॉलिसी होती है या जो सीएमआई की पॉलिसी होती है, हाउ इट्स डिफरेंशिएट विद द अदर। जो मैंने ये देखिए ट्रेडिशनल में मैंने आपको बताया अभी जो हम बात कर रहे थे, व्हेन इट्स कम टू सीएमआई तो वो इकट्ठा एक हमने रेट कोट किया। ये मैं सेक्शन 1 की बात कर रहा हूं, एक इकट्ठा मैंने सम इंश्योर्ड किया, वो सीधा सीधा अप्लाई हो गया उस 1 बिलियन रुपीस के ऊपर। अभी आप ये देखें कि जो मैंने पिछली स्लाइड के अंदर बताया था। जी जी सर मैं क्वेश्चन है इसी में आपको, सॉरी आपने बात काट रहा सर। जो प्रॉपर्टी की आपने वैल्यू लिखी है वो लमसम लिखी है आपने, पूरी ली है, तो बिल्डिंग की तो जस्ट कॉस्ट कम नहीं हो जाएगी इसमें? देखें, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ बिल्डिंग कवर नहीं कर रहे, हम बेसिकली बिल्डिंग, मशीनरीज, टर्बाइंस, बॉयलर, स्टॉक सब कुछ कवर कर रहे हैं। अब किसी फैक्ट्री के अंदर उनका सेपरेट आप ले रहे हैं अगर सम इंश्योर्ड, तो प्रॉपर्टी की जो बिल्डिंग होती है उनकी भी सेपरेट नहीं होगी, वो सब चीजें फिर उसमें आ जाएंगी। आप तो बात वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी। आप बात कर रहे हैं सीएमआई की?
जी जी देखिए सीएमआई की यही तो क्वालिटी है कि आपने क्या करना है कि मैंने जो लेफ्ट साइड के ऊपर ट्रेडिशनल में बताया ना, वहां पे आपने जी। मशीनरी ब्रेकडाउन के लिए उस टोटल इंश्योरेबल इंटरेस्ट में से मशीनरी का सम इंश्योर्ड को बाहर फैच किया, ठीक है, और प्रॉपर्टी के अंडर इवेंट्स जो होते हैं वो कवर करने के लिए उसका सम इंश्योर्ड लिया, सेपरेटली लिया। जबकि हम सीएमआई की जब हम बात करते हैं ना, तो आपने स्ट्रेट अवे एक आपने 1 बिलियन का टोटल जो सम इंश्योर्ड लिया था वो आपने ले लिया और फ्लैट अप्लाई कर लिया। अब इस सीएमआई के अंदर आपका प्रॉपर्टी भी कवर्ड हो गया, ऑटोमेटिकली सीएमआई भी कवर्ड हो गया, बॉयलर भी कवर्ड हो गया। आपको अलग अलग लेने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेट अवे जो वैल्यूज ली हैं। अब अगर कोई आपको ये कहता है कि है ना ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड मेरी मशीनरी के अंदर ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कवर हो गया है। इसी तरह ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड अगर कोई एक्सीडेंटल इंसिडेंट फायर का हो जाता है वो भी सीएमआई के अंदर कवर्ड हो गया। गॉड फॉरबिड अगर कोई बॉयलर का इंसिडेंट हो जाता है तो वो भी इसके अंदर कवर्ड हो गया। हाउएवर अगर ये सीएमआई जब तक नहीं थी तो, या पैकेज पॉलिसी मिसाल के तौर के ऊपर नहीं थी, तो लोग मशीनरी ब्रेकडाउन को कवर करने के लिए करके मशीनरी की ब्रेकडाउन की अलग से पॉलिसी पिच करते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की पॉलिसी अलग पिच करते हैं, और पॉलिसी इश्यूज भी होती है। अब फ्रॉम द प्राइस पर्सपेक्टिव आप ये देखें कि क्लाइंट को यहां पर एक तो प्राइस सेविंग भी हुई, और फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव उसको डिफरेंट पॉलिसी भी नहीं लेनी पड़ी। अराउंड 47% का ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया। अच्छा, इसके अंदर कुछ एडिशनल्स हैं इंश्योरेंस के कवरेजेस, वैल्यू एडेड फीचर्स, ठीक है। अच्छा, एडिशनल कवर में मैं आपको एक एग्जांपल, जी 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 तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एहसन साहब आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? यू रेज योर हैंड। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह आपने बताया ना ट्रेडिशनल वे में तो हम हर चीज़ का अलग रेट अप्लाई करते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही रेट अप्लाई होगा सबके ऊपर, जी जिस एक तरह ही ये चार्ट में? जी जी बिल्कुल। नॉर्मली मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पर एटलीस्ट, ठीक है, मैं बात इफ आई टॉक अबाउट फॉर दिस टेरिटोरियल या रीजन के अंदर, तो उसका एक ही रेट अप्लाई होता है। डिडक्टेबल की बात नहीं कर रहा, फिलहाल रेट की बात कर रहा हूँ। रेट तो एक ही अप्लाई होता है अपार्ट फ्रॉम बीआई। बीआई का रेट डिफरेंट अप्लाई होता है, और जो है बाकी इन सब का एक ही रेट अप्लाई होता है। जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, इसी तरह कुछ इसके अंदर एडिशनल इंश्योरेंस है, हम बात करते हैं कि कुछ वैल्यू एडेड फीचर्स हो गई। फॉर एग्जांपल कि ड्यूरिंग द इंसिडेंट पता चला कि एक एक्सपोजर आपको 1 बिलियन रुपीस या 1 बिलियन रुपीस का जो है वो इंटीमेट किया गया, बट ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड कोई कैपिटल एडिशन हुआ और वो क्लाइंट जो है वो बताना भूल गया। तो इस किस्म की जो है कुछ ना फीचर्स या वैल्यू एडेड जो है वो राइडर्स पॉलिसी के अंदर मौजूद हैं बाय डिफॉल्ट सीएमआई के, सब्जेक्ट टू के उसके अंदर आप शेड्यूल के अंदर मेंशन करें जिसके अंदर कैपिटल एडिशन है कि कोई नई मशीनरी इक्विपमेंट आ गई हो, और 3 महीने का एक नोटिफिकेशन पीरियड दे दिया कि अगर इंसिडेंट से पहले पता चला कि वो एक्सपोजर किसी इक्विपमेंट की वजह से इंक्रीज हो गया, ठीक है, अब 1 बिलियन से हो गया 1.1 और पता चला कि वो टोटल लॉस हो गया, तो अब अगर ये कैपिटल एडिशन का क्लॉज वहां पर मौजूद नहीं है तो बेसिकली मिलना तो 1 बिलियन रुपीस का क्लेम मिलना चाहिए, लेकिन कैपिटल एडिशन की वजह से वो क्लाइंट जो है वो कवर कर गया आपने एडिशनल 10% का एक्सपोजर भी। क्लेम से अगर पता चला कि क्लेम आने से 1 महीने पहले ही उसने वो चीजें एडिशन की हो और उसने बताया ना हो आपको, तो उसके अंदर ये एक प्रोविजन मौजूद होता है कैपिटल एडिशन का। फिर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस का, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस की एग्जांपल कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं या इस तरह के होते हैं, वो चीज आपने फायर को मिटिगेट करने के लिए करके या उसकी इम्पैक्ट को कम करने के लिए करके आपने या उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज कर लिया, तो उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे दैट विल केटर टू इन दैट पॉलिसी। इसी तरह जब अल्लाह ना करे कि कोई डिमोलिश हो जाती है बिल्डिंग, वी हैव एन एग्जांपल अभी रिसेंटली जोन के अंदर भी हुआ, और इस किस्म की दुबई के अंदर भी कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं। सो कुछ प्रोफेशनल फीस है, कोई आर्किटेक्ट्स लोग होते हैं वो डिजाइन बनाते हैं, उसकी एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है। फिर कुछ डायबरीज होते हैं, जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो उसको रिमूव करने के लिए करके
यूजुअली द थर्ड पार्टी दे जंप्ड इन एंड वो चीजें रिमूव करता है और वो फ्री तो काम करेगा नहीं, वो दे विल डेफिनेटली चार्ज। तो ये इस किस्म की जो एक्सपेंसेस होते हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस, ठीक है, विद द सब लिमिट, वो सीएमआई के अंदर मौजूद होती हैं या वो डिक्लेयर की जाती हैं पॉलिसी शेड्यूल के अंदर। अच्छा, पॉलिसी सेक्शन, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका जो बेसिस ऑफ सम इंश्योर्ड है, इट हैज टू बी न्यू रिप्लेसमेंट वैल्यू। अब न्यू रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल जो बिल्डिंग है आज की तारीख के अंदर गॉड फॉरबिड किसी इवेंट की वजह से वो डिमोलिश हो जाती है, तो वो आज की तारीख में उसी सेम कंडीशन में अगर उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाए तो वो कितने की रिकंस्ट्रक्ट होगी। दैट इज एन बेसिकली एक सिंपल एग्जांपल कि वो कितने की होगी, उसको कैटर टू करने के लिए करके सऊदीया में, ओमान में, दुबई में तो दे हैव एन लॉ के वहां पर जो है ना वैल्यूएशन होती है, वो वैल्यूएशन की जो अपना एक वैलिडिटी होती है 3 years आई थिंक सो, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो कि वो वैल्यूएशन की जो एनरोलमेंट होती है, जो वैलिडिटी होती है वो 3 years होती है, तो वो वैल्यूएशन से चीजें कवर की जाती हैं। फिर सिमिलरली फॉर द मशीनरीज हैं, वो भी आपको हेल्प आउट करते हैं। सो बेसिस ऑफ सम इंश्योर्ड इट हैज टू बी फ्रॉम द एनआरबी, ये मेक श्योर करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये चीज ना हो, उसको कैटर टू क्या करेंगे, और अगर उसके अंदर लॉस हो गया तो कैसे इसकी जो है वो मैकेनिक्स चलेगी, वो एक डिफरेंट आगे सेक्शन में आपको बताऊंगा। बट फ्रॉम द सम इंश्योर्ड पर्सपेक्टिव, पॉलिसी सेक्शन तो ये कहता है सीएमआई का कि इसकी जो सम इंश्योर्ड है इट हैज टू बी ऑन द एनआरबी बेसिस, ठीक है जी। दैट्स मीन के एट द टाइम ऑफ क्लेम नो डिडक्शन in terms of depreciation will not be applicable, कोई डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होगा, सब्जेक्ट टू के वो सम इंश्योर्ड जो है वो इट हैज टू बी ऑन द एनआरबी बेसिस, ठीक है जी। सेकंड सेक्शन जब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी सीएमआई की बात आती है, और अक्सर अगर कभी इन केस इंटरव्यू में भी अगर कोई पूछ लेना कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर की डिफरेंस इन द सीएमआई और अदर प्रॉपर्टी पॉलिसी या प्रॉपर्टी ऑलिस की पॉलिसी के अंदर, तो जो क्लेम की सेटलमेंट होती है ना वो तो एनआरबी में होती है, सब्जेक्ट टू अगर कोई मशीनरी इज ओल्डर देन 5 years तो उसकी मार्केट वैल्यू पे सेटलमेंट होगी। इसका सिंपल ये है कि कोई भी अगर मशीनरी है इफ ओल्डर देन 5 years तो उसकी जो क्लेम की सेटलमेंट या बेसिस ऑफ इंडेमनिटी होगी, इट विल बी ऑन दी मार्केट वैल्यू, दैट्स मीन डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा। और अगर 5 साल से पुरानी पहली है, यानी इट्स अंडर द 5 years, तो डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है जी। ये बहुत की पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली स्टॉक के लिए करके इस तरह की कोई शर्त नहीं होती, उसमें तो डिक्लेरेशंस होते हैं और ये इसकी जो है ना वो कॉस्ट पर्सपेक्टिव से सेटलमेंट हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब जब आता है पहले सेक्शन के अंदर एक्सक्लूजन का, देखिए दूसरे जब सेक्शन से ये बड़े एक रूटीन के एक्सक्लूजन्स हैं, बट जो की पार्ट दैट यू शुड कीप एन आई ऑन दिस इज एन आरएसडी एंड सिविल कमोशन। दैट्स मीन के सीएमआई के सेक्शन 1 के अंदर राइट स्ट्राइक एंड सिविल कमोशन जो है ना वो एक्सक्लूड होता है। ये आप बहुत ध्यान रखिएगा, मेरी अगली स्लाइड के ऊपर चीजें इससे कनेक्ट होने वाली हैं, ठीक है। अब अगर एक्सक्लूड है तो उसको केटर टू आगे कैसे करेंगे ये भी मैं इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगा, बट यहां तक ये नोट करें, अंडर सेक्शन 1 आरएसडी और सिविल कमोशन बेसिकली इज एक्सक्लूड अंडर सेक्शन 1 फॉर द सीएमएस पार्ट, ठीक है जी। अच्छा, ये एक बेसिक है कि ये कॉमन कॉजेज होते हैं मशीनरी से रिलेटेड, वो किसके हैं? कॉमन कॉजेज जो हैं वो डिजाइन फॉल्ट्स हैं, फिजिकल एक्सक्लूजन है, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा नेग्लिजेंस हो गया, लैक ऑफ स्किल्स की वजह से मशीनरी के लॉसेज आ जाते हैं, गलत तरीके से यूज कर लिया, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो शॉर्ट सर्किट, ओवर वोल्टेज आ जाता है, इंसुलेशन फेलियर, ये वो सारी चीजें हैं जो कॉमन कॉज होता है मशीनरी से रिलेटेड क्लेम्स के लिए करके। अच्छा, ये एक अक्सर इस किस्म का जब स्पेसिफिकली जब हम पावर प्लांट्स को अंडर सीएमआई में करते हैं ना, तो इस किस्म की जो है वो एक एडिशनल एंडोर्समेंट जो है आप अक्सर देखेंगे, विच इज अगेन अ म्यूनिक एंडोर्समेंट 1372, जो ये कहता है कि आपने जो है वो ओवरहॉलिंग करनी है, उसकी टाइम फ्रेम क्या होगी, कितने आवर्स या कितने
साल के बाद आपको रूटीन ओवरहोलिंग करनी है। फिर जो है ओवरहोलिंग से पहले आपने इंश्योरर को इन्फॉर्म करना है कि ताकि उनका जो रिस्क इंजीनियर है he will visit or she will visit over their premises, वो अपनी आंखों से इसको देखे। तो ये वो एक कंडीशन है जहां पर थोड़ी सी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्दर इंश्योर्ड के ऊपर डालता है कि ये आपको सारी चीजें करनी है ताकि फ्रॉम द रिस्क मिटिगेशन पर्सपेक्टिव ये इंश्योर करे कि वो भी एक अपना एक रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। मैं रीडिंग में नहीं जाता, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर कोशिश करता हूँ कि वो क्लैरिफाई हो। रीडिंग तो आप बाद में भी कर सकते हैं। एज आई मेंशन कि ये सारे क्लॉज मेंशन है, पॉलिसी वर्डिंग्स आपको नेट से मिल जाएंगी। नहीं होंगी तो आप कहेंगे तो मैं आपको ईमेल भी करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और इंडोर्समेंट या क्लॉज लगता है, वो ये कहता है कि ये इट्स बीइंग ऑपरेट विद द प्रोफेशनल इंजीनियर्स। इस तरह नहीं है कि आपने किसी को कह दिया कि यार ये ऑपरेट कर लेना। आपने एग्जांपल देखी होगी, काफी लोग जो हैं वो पैसे बचाने के लिए करके या जस्ट फ्रॉम दी प्राइस सेविंग पर्सपेक्टिव वो कहते हैं कि चलो यार फॉर एग्जांपल XYZ को थोड़ा सा ट्रेन कर दो, वो इसको ऑपरेट कर लेगा। तो दिस इज नॉट लाइक दैट फॉर अंडर द CMI स्पेसिफिकली फॉर द पावर प्लांट रिलेटेड रिस्क ना। ये कंडीशन या एक क्लॉज के अंदर ऐड किया जाता है टू मेक श्योर कि जो इंजीनियर हो वो प्रॉपरली ट्रेंड हो, उसको पता हो कि कैसे ऑपरेट करते हैं। उनकी आय और एक डिफरेंट एक जो रैंडम किस्म का बंदा है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव या ऑपरेट करता है इतने सेंसिटिव रिलेटेड जहां पर पावर जनरेशन हो रही होती है। अच्छा जी, ये पहला सेक्शन को मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू कंप्लीट कर लिया। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह हम एंड में भी डिस्कस करेंगे। कंसीडरिंग द टाइम फ्रेम मुझे दूसरा सेक्शन बी का एक फ्लेवर देना है। अब एक BI का सेक्शन है। तो BI बेसिकली ये बहुत वास्ट टॉपिक भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इसमें काफी नंबर्स की बातें भी होती हैं और काफी कुछ लोगों के लिए करके ये बोरिंग भी है, ठीक है ना। बट ये है बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगेन the people if they want to switch in the दुबई सऊदिया या दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर, इट इज वेरी इम्पेरेटिव कि उसको इसके बारे में उसका फ्लेवर जरूर पता हो, बिकॉज इस किस्म की चीजें एक्सपोजर वहां पर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी पाकिस्तान इंश्योरेंस इंडस्ट्री। हमारे यहाँ पर बहुत कॉर्पोरेट्स, ह्यूज कॉर्पोरेट्स जो होते हैं वो ये लेते हैं। अदरवाइज जो है मैंने हार्डली देखा है SME लोग ले रहे हो। उसका रीजन एक और भी होता है कि यहाँ पर जो लीगल फ्रेमवर्क है वो काफी वीक है, या तो फिर इसके अलावा जो है जो एक स्मॉल टू मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो है ऑडिटिंग के जो कुछ मामलात हैं वो भी काफी वीक होते हैं। तो इसीलिए कुछ लोग जो है बिजनेस इंटरप्शन या तो लेते नहीं है या तो इंश्योरेंस कंपनी को देना जो है ना वो प्रेफर नहीं करती। ये 2-3 रीजंस हैं। बट वंस वी टॉक अबाउट मिडिल ईस्ट, वहां पर इसकी एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो हम बात करते हैं कि बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ द बिजनेस इंटरप्शन, ये बेसिकली ड्राइव कहां से हुआ। एक फ्रेंच वर्ड था फॉर द स्टॉपेज ऑफ वर्क, कॉमेज पॉलिसीज, ठीक है। आप इसके बारे में जब गूगल करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बेसिकली एवोल्यूशन हुई कैसे। ये मैंने उसको वहां पर थोड़ा सा आपको फ्लेवर देने की कोशिश की है। और जैसे का मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी इसको कहते हैं, फाइल लॉस ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, बिजनेस इंटरप्शन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अर्ली 90s के अंदर टाइम लॉस पॉलिसी आई, जहां पर बेसिकली प्रोपोर्शनल सम इंश्योर्ड की जो है वो आप ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी इंडेमनिफिकेशन हुआ करती थी, बट वो नॉट एक्चुअली फ्रॉम द टर्नओवर पर्सपेक्टिव से वैसे नहीं होती। फिर मिड 90s के अंदर जो है ना एक्चुअली इसका टर्नओवर या आउटपुट प्रोड्यूस जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराई गई। इसके 2 तरीकेकार हैं, 2 से 3 डिफरेंट तरीकेकार हैं। वो किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करते हैं, एक सेपरेट पूरा सेशन अगर कभी नेक्स्ट टाइम राना साहब से अगर कुछ बात हुई देखेंगे इसको कवर करने की। बट मैं फिर भी इसकी एग्जांपल्स फ्रॉम दी न्यूमेरिक पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पर दूंगा कि ये बेसिकली ऑपरेट कैसे होता है, उसमें से क्या क्या ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो क्लाइंट को बताना जरूरी है या उनको पता होना जरूरी है। इवन अंडरराइटर्स को भी पता होना जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें मैं भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। अच्छा जी,
बेसिकली बीआई की जब बात होती है तो बीआई इज बेसिकली वो रिप्लेस करता है आपकी जो लॉस इनकम है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक इंसिडेंट हो गया फायर के अंदर, जो फायर का इंसिडेंट हुआ तो जो भी वहां पर एसेट है वो तो एक मटेरियल डैमेज हो गया आपके एसेट का, बट अब फायर इंसिडेंट हुआ है तो वो फैक्ट्री क्या वो उस पोजीशन में है कि वो इमीडिएटली ऑपरेट कर पाए? नहीं। जब वो ऑपरेट नहीं कर पाती तो जाहिर सी बात है कि जो वो बिजनेस या वो प्रॉफिट या जनरेट कर सकती थी, अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो जनरेट कर सके। तो बेसिकली उसको वहां पर मटेरियल के साथ साथ लॉस ऑफ इनकम का भी लॉस हुआ है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको इस बीआई को है ना, इस बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ बैलेंस शीट भी कहा जाता है। जाहिर सी बात है बैलेंस शीट के अंदर जो है आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी लोग बात करते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपने कितना कमाया। तो अगर आपकी कमाने की साइकिल ही बेसिकली डिस्ट्रॉय हो गई है तो आपकी बैलेंस शीट पे तो उसका इम्पैक्ट आना ही है। तो इसीलिए इसको प्रोटेक्शन ऑफ बैलेंस शीट भी कहा जाता है। ठीक है, एज आई मेंशन के गुड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम टू बी इन प्लेस, ये जरूरी है। अगर ये कहीं नहीं होता तो ये चैलेंज आ जाता है कि अब इसको क्या किया जाए, बिकॉज अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर क्लेम के वक्त जो है ना वो सेटलमेंट करने में काफी मुश्किलात होती हैं, और उस वक्त क्लाइंट को जो है ना वो सरप्राइजेस मिल रहे होते हैं कि यार आपने हमें तो बताया नहीं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं आपको इसको कवर करूंगा कि सीएमआई के अंदर ऑटोमेटिकली एमलॉग मशीनरी लॉस ऑफ प्रॉफिट भी कवर्ड है। अब फॉर एग्जांपल कि किसी पॉलिसी में किसी एंटिटी को आपने सीएमआई ऑफर की, वहां पर मशीनरी भी कवर की, बिल्डिंग भी कवर की, स्टॉक भी कवर किया। ठीक है, वहां पर फायर का इंसिडेंट नहीं हुआ, बट उनका मेन प्लांट वो मशीन उस ब्रेकडाउन होने की वजह से वो इंटरप्ट हुआ और उसने प्रोडक्शन बंद कर दी। अब जब प्रोडक्शन बंद कर दी तो जाहिर सी बात है कि आपकी फैक्ट्री तो चल रही है, लेकिन जिस लेवल की आपकी प्रोडक्शन होनी थी, फॉर एग्जांपल 100 के डॉलर की आपकी प्रोडक्शन थी, लेकिन मेन आपका एक मशीनरी है वो ब्रेकडाउन हो गया और अब आपके पास उसके पास बैकअप प्लान भी नहीं है, तो जो आपकी प्रोडक्शन होनी थी वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई। तो वो भी कीप इन माइंड फायर नहीं हुई, मशीनरी ब्रेकडाउन हुआ। उस मशीनरी ब्रेकडाउन की वजह से भी अगर कोई बिजनेस इंटरप्शन का लॉस होता है तो सीएमआई की पॉलिसी इसको ट्रिगर करेगी। दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ पैकेज पॉलिसी जो अभी भाई ने जिक्र किया सऊदीया के अंदर, इस किस्म के पार्ट जो हैं वो उसके अंदर कवर हो रहे हैं। अच्छा जी, अब आती है ये फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब ये बेसिकली फ्यूचर अर्निंग के बारे में जिक्र कर रहे हैं और इसके अंदर हम क्या क्या चीजें एडिशनल कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें और चीजें ये हो रही हैं, फॉर एग्जांपल के मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मशीन फैक्ट्री जो है वो इंटरप्ट बंद हो गई। अच्छा, सिर्फ लॉस ऑफ इनकम भी नहीं होता, लॉस ऑफ इनकम के बाद फिर एक और भी आपको है कि आपके ऑर्डर्स चले जाएंगे ऑन गोइंग। आपका मिसाल के तौर के ऊपर कुछ इस किस्म के आपके पेरोल के ऊपर बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू डोंट वांट टू लूज दैम। आप चाहते कि नहीं यार ये हमारे साथ ही एसोसिएट रहे, तो आप बोलेंगे कि यार यू डोंट वरी अबाउट फॉर द फैक्ट्री, हम आपको सैलरी देते रहेंगे, जस्ट एसोसिएट विद अस। ठीक है, तो वहां पर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि वो सैलरीज जो है वो ऑन गोइंग है, इररिस्पेक्टिव कि आपकी फैक्ट्री जो है वो उस तरह से ऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, सैलरीज ऑन गोइंग है, वो आपको पे ऑफ करनी है। कोई जगह है आपको उसके किराया देना है, बैंकिंग का कोई इंटरेस्ट है वो आपको पे ऑफ करना ही करना है। बैंक वो बोलेगा कि यार मेरी इंटरेस्ट फिक्स है, यू हैव टू पे देम, क्योंकि जितनी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वो डेट के ऊपर भी ऑपरेट कर रही होती है। ठीक है, तो ये सारी वो चीजें हैं जो बिजनेस इंटरप्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है while calculating the sum insured। ये देखें स्कोप ऑफ कवरिंग, इसके अंदर आ गया लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ड्यू टू रिडक्शन इन टर्नओवर, फिर इन एडिशन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ये क्या है, इसका सम इंश्योर्ड इंपॉर्टेंट होता है नहीं होता, इसकी कैलकुलेशन होती है कि नहीं होती, इसकी कोई प्राइस है कि नहीं है, वर्किंग एक्सपेंसेस क्या है, स्टैंडिंग चार्जेस क्या है, अनइंश्योर्ड वर्किंग एक्सपेंस क्या है, ये सब मैं अभी आपको बताता हूं। अच्छा जी, अब इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग के ऊपर यहाँ पर बात की गई है। मैं आपको इसकी एग्जांपल छोटी सी दे देता हूँ कि
ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहां पर आपको ये लगा कि जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है उसको अगर रिड्यूस किया जा सकता है बाय इंस्टॉलिंग एंड टेम्पररी वेजेस, या रात को काम करते हुए, ओवर टाइम करते हुए, या फिर आपने एडिशनल लेबर को ऑन बोर्ड ले लिया है, आपने ये कैलकुलेट किया कि यार ये जस्टिफाई है कि अगर हम ये टेम्पररी चीजें इंस्टॉल कर देंगे या कोई नई जगह ले लेंगे, वहां पर उस क्लाइंट को बोलेंगे आप वहां से ऑपरेट करें, और उसकी अल्टीमेटली रिजल्ट ये है कि बीआई का लॉस कम होना है, तो वो बेसिकली इंक्रीज कॉस्ट वर्किंग के अंदर स्कोप ऑफ बिजनेस फॉल करता है। ठीक है, इसका सम इंश्योर्ड होता है नहीं होता वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, ये एक एग्जांपल है आपके सामने। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट की बेसिकली इसके ऊपर जो है एक कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर ये डिफरेंशिएट बेसिस लिखा हुआ है, इसका एक और भी बेसिस होता है, वो मैंने आपको बताया कि तब जब भी इंशाल्लाह बीआई का सेशन अगर कभी होगा डिटेल के अंदर तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, बट एक आपको ओवरव्यू में एग्जांपल देता हूँ इसका कि डेफिनेशन के हिसाब से वो कैलकुलेशन ये कहती है कि the combined value of turnover plus closing stock and the work in process less the combined value of opening stock and work in progress and uninsured working expenses। ये कैसे इसकी साइंस कैसे चलती है। अब जो यहाँ पर टर्नओवर है इट्स आल्सो कॉल्ड एंड सेल्स। ठीक है, आपने सेल की वैल्यू ली, आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ली, आपने इन दोनों को यहाँ पर सम अप किया तो आपके सामने वैल्यू आ गई 1.2 मिलियन। ठीक है, फिर जब बात करते हैं आपकी उसमें से आपको लेस क्या चीज करनी है, ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन बताई दी कंबाइंड वैल्यू ऑफ टर्नओवर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस लेस। अब लेस की बात आ रही है, हम क्या क्या लेस करेंगे, परचेजेस। ठीक है, परचेजेस हम लेस करेंगे, अनइंश्योर्ड वर्किंग एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली प्रोडक्शन वेजेस। अच्छा, ये मैं आपको रिपीट करता हूं, जो अनइंश्योर्ड वर्किंग एक्सपेंस है they are those which are direct proportion to the turnover। for example, अगर टर्नओवर कम होगा तो परचेजेस भी कम होंगी, तो इससे डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट कनेक्ट हो रहा है। परचेजेस ज्यादा है, टर्नओवर ज्यादा है, टर्नओवर ज्यादा है तो परचेजेस जो है वो भी ज्यादा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है विद द टर्नओवर, इसलिए इसको अनइंश्योर्ड वर्किंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, कीप इन माइंड। ठीक है, अच्छा, ये पावर, प्रोडक्शन वेजेस, मैंने इसका 1.2 आ गया, टोटल वैल्यूएशन नीचे आ गई 8.4, नीचे आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ये सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट की यहाँ पर बात हुई है, हम आगे बताएंगे, मैंने आपको सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन बताई है यहाँ पर। अच्छा, अब आते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस जो है मैंने आपको बताया कि ऑन गोइंग एक्सपेंसेस इररिस्पेक्टिव आपकी फैक्ट्रीज जो हैं वो ऑपरेट कर रही कि नहीं कर रही। वहां पर मैंने पिछली स्लाइड के अंदर जिक्र किया था, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द टर्नओवर है। स्टैंडिंग चार्जेस मीन दैट डू नॉट वेरी इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द टर्नओवर या सेल्स आउटपुट। ठीक है, या दैट्स मीन कि प्रोडक्शन कितनी भी हो, टर्नओवर कम हो के ज्यादा हो, उसका इससे डायरेक्ट अगर रिलेट नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा कि कोई फिक्स चार्जेस हैं या उसकी रिडक्शन से दूसरे एक्सपेंसेस के ऊपर कोई कमी नहीं आ रही, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। स्टैंडिंग चार्जेस उसको कहते हैं, उसकी एग्जांपल्स नीचे दी गई हैं। इट कैन गो बियॉन्ड दैट, इससे भी वो कम हो सकती हैं, बट की पॉइंट ये है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टर्नओवर नहीं होगा, तो वो स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये अगेन एक कैलकुलेशन है। अच्छा, ये टास्क मैंने आपको देना था, लेकिन इसको देखते हैं आगे जाके कि मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा। अगेन ये ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, अगर कोई चाहे इसकी पिक्चर लेना चाहे देख लें, क्योंकि आगे ये नंबर अगर आपको वेरीफाई करने हो तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, परचेजेस हो गए, सेल्स मैंने आपको बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक, सैलरीज, रेंट, फिक्स एक्सपेंसेस, ये सारी की सारी चीजें। मुझे कोई बताएगा इसके अंदर के जो सैलरीज हैं वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी आगे कैलकुलेशन के अंदर। अच्छा, देखें, ये एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेल्स अगर आप पिछला देखें, वो नंबर्स यहाँ पर 500 लिखा हुआ आ रहा है। वेरिएबल एक्सपेंसेस अगेन परचेजेस, अनइंश्योर्ड वर्किंग एक्सपेंसेस, ठीक है, 300। फिक्स एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं आपके 120 मिलियन। ये सारे के सारे जितने एक्सपेंसेस है ना, सैलरी से लेकर एडवर्टाइजमेंट तक,
व्हेन यू गोइंग टू द सम अप, तो ये नंबर आपका 120 मिलियन यहाँ पर बन जाएगा। जब आपने इसको सेल्स को आपने लेस किया वेरिएबल से, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 200 मिलियन का। रिपीट कर रहा हूं, सेल्स माइनस परचेजेस प्रोड्यूस जीपी, उस जीपी में से आपने फिक्स एक्सपेंसेस को लेस किया तो बन गया नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। सो हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कवर करते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस भी कवर करते हैं। जब एक एग्जांपल आई, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये इंश्योर्ड बिल्डिंग 1 जून, आई थिंक इसका थोड़ा सा ईयर गलत मेंशन है, वो 24 ही है। Reinstatement took 6 months. At the close of the financial years, sales were 50% below normal, although additional expenditure of $25 million had to be incurred to bring the same product. What happened to the profit and loss account statement? क्या हुआ? अब देखेंगे, प्री फायर के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि उसको 80 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। जब फायर हुई तो उसका जो प्रॉफिट है वो 45 मिलियन से जो है वो माइनस में चला गया। अच्छा, थैंक्स टू दैट फैक्ट कि उसने वो बीआई की पॉलिसी बाई की थी और वो थी 200 मिलियन की, तो इंश्योर्ड ने उसको 100 मिलियन पे किए ग्रॉस प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में। ठीक है, फिर जो है उसने इंश्योर्ड को पेड किया एडिशनल आईकॉप, ठीक है, 25 मिलियन का। हिंस इसको 125 मिलियन रुपीज जो है वो क्लेम ने पे किए। तो फिर क्लाइंट की स्टैंडिंग ये आ गई कि वो माइनस 45 मिलियन से 80 मिलियन उसको बराबर आ गया, रेंज उसकी बराबर आ गई। 80 मिलियन पहले भी नेट प्रॉफिट था और अब 80 मिलियन जो है वो यहाँ पर आफ्टर हैविंग द इंडेमनिफिकेशन फ्रॉम द इंश्योर्ड कंपनीज को 80 मिलियन यहाँ पर मिली है। अच्छा, ये सम इंश्योर्ड की कैलकुलेशन भी बड़ी यहाँ पर एक थोड़ा सा समटाइम चैलेंजिंग बन जाता है। आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा ड्राई टॉपिक बनता है किसी के लिए करके, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, बट अगर इसको दोबारा आप जाएंगे और इसको देखेंगे तो आपको मजा आएगा ये। ठीक है, जो सम इंश्योर्ड इसकी कैलकुलेशन, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जो है वो 3 महीने तक की जो है ना वो पीरियड ऑफ इंडेमनिटी चाहिए, तो वो एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट 100% लिया जाता है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी डिबेट देखी है कि अगर कोई बंदा 3 मंथ का इंडेमनिटी चाहता है तो कुछ लोग कैलकुलेशन 3 महीने की करते हैं। ठीक है, हाउएवर मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, लोग साल की उनको लेनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर वो इंडेमनिटी पीरियड जो है, इंडेमनिटी पीरियड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि कितने महीने तक, मिसाल के तौर के ऊपर अगर फैक्ट्री के अंदर कोई इंसिडेंट हुआ, फायर लग गई, तो अब वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक वो फैक्ट्री बंद रही है, उसकी प्रोडक्शन डाउन रही, तो वो कहते हैं कि भाई आपको कितने महीने तक इंडेमनिटी चाहिए, तो उसको कहते हैं पीरियड ऑफ इंडेमनिटी, के कितने महीने तक हम जो है हर महीने आपको जो रिडक्शन हुई है वो कितने महीने तक पे करते हैं, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो अप टू द लेवल आ जाए जिस लेवल पे वो पहले थी। ठीक है, उसको पीरियड ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। तो अगर कोई 1 साल से ज्यादा चाहता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस इंडस्ट्री के अंदर फॉल करता है, या उसका जो यूनिट है वो पाकिस्तान में या किसी उसी टेरिटोरियल के अंदर अवेलेबल नहीं है, या वो इंपोर्ट बेस्ड है और इंपोर्ट से आते आते उसकी इंस्टॉलेशन होते होते उसकी कमीशनिंग होने के बाद वो जब प्रोडक्टिव स्टेज के ऊपर आएगा तो प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर उसको टाइम लगेगा। तो कुछ लोग कहते हैं हमें इंडेमनिटी पीरियड जो है वो 1 साल से ज्यादा चाहिए। तो उस सूरत के अंदर जो भी ग्रॉस प्रॉफिट उसकी कंपनी का जनरेट हुआ होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.5 हो जाएगा, 2 साल के लिए 24 हो जाएगा। ये इसकी एग्जांपल है पॉलिसी पीरियड और इंडेमनिटी पीरियड। एक इसकी एग्जांपल मैंने आपको, पॉलिसी पीरियड 1 साल का होता है, वो इन अलाइन विद जो मैंने आपको बताया। अब इंडेमनिटी पीरियड जो है ना बेसिकली स्टार्ट होता है कि जब पॉलिसी की पीरियड के अंदर कोई इंसिडेंट ट्रिगर हुआ, वहां से शुरू होके अप टू पॉलिसी पीरियड तक जो उस पॉलिसी के अंदर मेंशन होता है कि फॉर एग्जांपल कि मुझे 6 महीने तक चाहिए। अब अगर पॉलिसी का पीरियड स्टार्ट होता है जनवरी से लेके दिसंबर तक का, और कोई अगर इंटरप्शन आती है दिसंबर की 15 तारीख को, तो जो इंडेमनिटी पीरियड है इट विल गो अप टू द नेक्स्ट ईयर के जून तक वो जाएगा, अगर किसी ने 6 महीने के लिए है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसी पीरियड एंड इंडेमनिटी पीरियड। ये बीआई के अंदर डिफरेंशिएट आता है, नॉर्मली पॉलिसीज के अंदर प्रॉपर्टी डैमेज से इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है।
अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि इंडेमनिटी पीरियड पे पहुंचा कैसा जाए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये आंसर जो है वो आना तो इंश्योर्ड की तरफ से ही होता है, लेकिन एज अ क्लाइंट, एज अ अंडरराइटर, एज अ ब्रोकर, आप क्लाइंट को गाइड तो कर सकते हैं ना कि आपने ये चीज को कंसीडर करना है टू एडवाइज यू अबाउट द मैक्सिमम इंडेमनिटी पीरियड। तो वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि आपका जो स्टॉक है वो कितना बफर में रखा हुआ है, आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा इंपोर्ट के ऊपर है, या आपके जो वेंडर्स हैं वो क्या एक ही है, दूसरा है, नहीं है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कंसिडर्ड होते हैं टू डिसाइड के मैक्सिमम इंडेमनिटी पीरियड होगा क्या। ये सिर्फ छोटी सी लिस्ट है, इससे भी ज्यादा बड़ी लिस्ट होती है। एज आई मेंशन के बीआई का टॉपिक काफी बड़ा होता है, और ये 3 घंटे में भी समटाइम पूरा नहीं होता है। अच्छा जी, जब क्लेम की कैलकुलेशन होती है तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट वो कैसे ड्राइव होता है, ये एक एग्जांपल है। क्योंकि जब रिडक्शन होती है ना, तो परसेंटेज की बेसिस के ऊपर क्लेम की सेटलमेंट होती है कि कितनी रेट का टर्नओवर आया और उस टर्नओवर में कितनी परसेंटेज कम आ गई। तो पहले जो क्लेम से रिलेटेड लोग हैं वो इसकी है ना ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं वो नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, टर्नओवर फ्रॉम द 1 अप्रैल 100 मिलियन था, वेरिएबल एक्सपेंसेस 30, स्टैंडर्ड चार्जेस 35 मिलियन, ठीक है। अज्यूमिंग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो 10 मिलियन है। सो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे जनरेट हुआ, मैंने 100 मिलियन बेसिकली लिया, आपकी यहां से फिगर ली, ये आपकी टर्नओवर जिसे कहते हैं सेल, प्लस 10 मिलियन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसी तरह 10 मिलियन जो है ओपनिंग स्टॉक प्लस स्टैंडिंग चार्जेस जो वेरिएबल एक्सपेंसेस मैंने बताए थे परचेजेस, ठीक है, वो 30 मिलियन। इन दोनों को प्लस करके मैंने माइनस किया तो 70 मिलियन आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ड्राइव हो गया, जो मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया था। उसको डिवाइडेड बाय मैंने 100 किया तो 70% का जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट का जो आपका एक रेशियो है ना वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। अच्छा, मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताई थी पिछली स्लाइड के अंदर कि आईकॉप भी बेसिकली कवर होता है। अच्छा, आईकॉप का ये भी इंटरव्यू के अंदर दौरान जो है सवाल होता है कि आईकॉप का सम इंश्योर्ड कैसे ड्राइव करते हैं। तो इसका कोई सम इंश्योर्ड नहीं है, ये एक ऑटोमेटिकली कवरेज है, ठीक है। कवरेज इज लॉस प्रॉफिट ड्यूरेशन लिखा हुआ ना, ये व्हाट डज एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस दैट कम अंडर आईकॉप। ये मैं आपको बताता हूँ दोनों की डिफरेंशिएट क्या क्या है। ये देखें, नो नीड टू डिक्लेयर एनी सम इंश्योर्ड फॉर द आईकॉप, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। आपसे सवाल अक्सर पूछा जाता है, ये ऑटोमेटिकली कवर होता है, इट्स एन ऑटोमेटिकली कवर्ड। हाउएवर कवर लिमिट इज डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक प्रिंसिपल, इसकी कोई वैल्यू शैल्यू नहीं डिफाइन की जाती, ये इसकी सेटलमेंट होती है इकोनॉमिक प्रिंसिपल के ऊपर। कि मैंने आपको बताया कि वो जस्टिफाई करता है कि अगर ये चीज हम करेंगे तो आपका जो बीआई का लॉस है वो कम हो जाएगा, इसीलिए इसको इकोनॉमिक प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होता है। हाउएवर जब बात आती है, इसकी मैंने एग्जांपल आपको दे दी थी कि किस किस्म की जो है वो आईकॉप जो है वो आती है। ओवर टाइम हो गया, टेम्परेरी मशीनरीज हो गई, सब कॉन्ट्रैक्टर से आपने बात कर ली, अल्टरनेटिव प्रेमिसेस लगा दी, ये सारी आईकॉप के अंदर जो है इसकी एम्बिट के अंदर फॉल कर रही होती है। जब आईकॉप की एडिशनल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग होती है, ये एक डिफरेंट फैक्टर है, इसका सम इंश्योर्ड मेंशन होता है। ये रियर केसेस के अंदर आपको पॉलिसी के अंदर अक्सर मिलेगा, लेकिन अगर ये मिलेगा तो विद लिमिट मिलेगा आपको, ये ओपनली अवेलेबल नहीं होता है। अच्छा, और ये क्यों होता है कि कुछ लोग जो है दे डोंट वांट टू गेट देम आउट ऑफ द मार्केट, और वो कंपटीशन में किसी को आने नहीं देना चाहते कि यार अगर मेरी इंटरप्शन हो गई है या किसी वजह से वो इंटरप्शन हो जाए तो एट एनी कॉस्ट, अब वो जो एक एनी कॉस्ट का एलिमेंट है ना वो इकोनॉमिक लेवल पे फिट नहीं होता है, इसीलिए आई एडिशनल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग जो है ना एडिशनली बाय किया जाता है कि वो एडिशनल कॉस्ट कुछ भी हो मैं वो एक्सपेंस करूंगा और मैं अपनी बिजनेस को ऑपरेशनल ले आऊंगा, ताकि मैं अपने कॉम्पिटिटर को स्पेस ना दूं कि वो मेरी मार्केट शेयर को कैप्चर कर ले। अच्छा, अब जो सेक्शन है अंडर बीआई का एक्सक्लूजन का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये नॉर्मल एक्सक्लूजन्स जो रूटीन के होते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। जो की एलिमेंट है जो आपको याद रखना है वो आपका है अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और सुनामी। सो दैट्स मीन के अंडर बीआई फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग पॉलिसी स्ट्रक्चर
अगर कोई अंडरराइटर, रिस्क कैरियर, ब्रोकर ने उस बंदे को सीएमआई दिए और दोनों सेक्शन कवर करवाए हैं, यानी मटेरियल डैमेज भी और बीआई भी, और चाहे वो इंटेंशनली हो या नॉन इंटेंशनली, वो ये भूल गया कि अर्थक्वेक जो है बेसिकली अंडर सेक्शन जो आपका बी है वो कवर नहीं होता, और एक्ट ऑफ गॉड की वजह से ही प्राइमरीली मटेरियल डैमेज हुआ, तो वो तो उसको सेक्शन 1 में मटेरियल डैमेज मिल जाएगा, लेकिन अर्थक्वेक क्योंकि अंडर बीआई कवर नहीं था, तो बीआई के जो भी लॉसेस होंगे वो उसको नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको याद रखना है कि सेक्शन 1 के अंदर क्या एक्सक्लूजन था, सेक्शन बी के अंदर क्या था, और अगर ये दोनों हैं और उसको केटर टू कैसे करने के लिए करके पॉलिसी स्ट्रक्चर में ये चीज आपको मद्देनजर रखनी है, नोटिस रखनी है कि इसको केटर टू करना है, ताकि एट द टाइम ऑफ क्लेम ऐसा ना हो कि सरप्राइजेस मिल जाए। मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को बाय मिस्टेकनली ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग इंटेंशनली जो है ना इसको एक्सक्लूजन में ही रहने देते हैं। अच्छा देखें, ये एक रियल लाइफ सीएमआई की पॉलिसी की एग्जांपल है, ठीक है। आपको इसके अंदर गैप एनालाइज करना है कि इसके अंदर है क्या, कैसे। ये एक पॉलिसी है, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप इसको थोड़ा देखें और मुझे बताएं कि ये एक पॉलिसी बनी हुई है सीएमआई की। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि जो मैंने आपको पिछले सेक्शंस में एक्सक्लूजन के बारे में बताया था ना, जरा देखें उससे रिलेटेड इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें मिसिंग है और जो कि होनी चाहिए थी। आई थिंक इसमें सैलरीज मिस कर देंगे ना। हाँ जी, सैलरीज मिस कर दें, सैलरीज। नहीं, सैलरीज का इसमें पार्ट नहीं है, क्योंकि ये सीएमआई के अंदर इन्होंने सिर्फ सेक्शन 1 ही कवर किया, तो सैलरी तो सेक्शन 2 में आता है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको बताया था सेक्शन 1 के अंदर राइट, स्ट्राइक और सिविल कमोशन जो है ना वो एक्सक्लूड होता है। तो अगर उसको बायबैक करना है या उसको केटर टू करना है ना, तो यहाँ पर सीएमआई को बायबैक करना चाहिए था। उसके 2-3 तरीके कार हैं, या तो एक क्लॉज है 1300 वो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दें, या तो सीएमआई को अंडर एक्सक्लूजन से डिलीट कर दें। जब वो वहां से वहां डिलीट कर देते हैं तो बेसिकली सीएमआई आरएस भी यहाँ पर कवर हो जाता। अब यहाँ पर एग्जांपल थी हमारे पास के बैरिया के अंदर कभी इसका एक्सीडेंट हुआ कि कुछ लोग अंदर घुस गए, उन्होंने तोड़फोड़ कर ली, और वो सीएमआई की पॉलिसी उन्होंने अगर ली हुई थी तो क्या ये पॉलिसी ट्रिगर करती? पॉलिसी ट्रिगर नहीं करती, क्योंकि सीएमआई तो अंडर सीएमआई आरएस भी तो एक्सक्लूजन था। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो नोटिस करने की थी, यहाँ पर किसी वजह से वो पार्ट होना चाहिए था, ठीक है। बाकी मैंने देखिए इन्होंने लिखा हुआ है सारे एडिशनल वैल्यू एडेड फीचर जो मैंने पिछले आपको बताया, उन्होंने उसकी लिमिट के साथ उसको डिफाइन किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें ये दूसरे सेक्शन के अंदर ये कुछ थोड़ी सी मुझे मतलब इसका स्ट्रक्चर काफी बेहतर है और बिल्कुल सही बना हुआ है काफी हद तक। इसके अंदर देखिए, अगर सब लिमिट के अंदर आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर सब लिमिट में स्ट्राइक, राइट एंड सिविल कमोशन 1300 जो मैं जिक्र कर रहा था, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। वो इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि इनको ये पता था कि आरएसडी एक्सक्लूड है। अच्छा, अब एक कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने आपको दिखाना था कि अगेन इंडस्ट्रियल ऑल लिस्ट के अंदर और सीएमआई के अंदर क्या कंपैरेटिव एनालिसिस कभी कोई पूछ ले, तो ये मोटे मोटे कुछ चीजें मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। लेफ्ट साइड इज इंडस्ट्रियल ऑल लिस्ट, राइट साइड इज सीएमआई। ऑल लिस्ट आर कवर्ड विच आर नॉट स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, दोनों सेम है। दोनों के अंदर फ्लेक्सा जो है उसकी डेफिनेशन पिछली पॉलिसी में आपने देखा होगा। फ्लेक्सा बेसिकली ये देखें यहाँ पर इन्होंने इसको यहाँ पर मेंशन किया हुआ, ये फ्लेक्सा कवर 40 मिलियन। फ्लेक्सा क्या है वो यहाँ पर इसको मैंने लिख के दे दिया है। अच्छा, दोनों के अंदर नेट कैट कवर्ड है, लेकिन सीएमआई के अंदर अंडर सेक्शन 2 अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन आर एक्सक्लूडेड। इंडस्ट्रियल ऑल लिस्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ट्रांजिट इनसाइड इंडस्ट्रियल कंपाउंड जो है ना वो इंडस्ट्रियल ऑल लिस्ट के अंदर कवर्ड होता है। बहुत ज्यादा ये यूज होती है सऊदीया में, तो मैंने देखा है ये डेफिनेटली के यूज होती है काफी। और इसी तरह
राइट साइड के ऊपर जो है वो बेसिस ऑफ इंडेमनिटी की बात की गई है कि CMI के अंदर जो है ओल्डर देन 5 ईयर जो है वो मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है, और CMI के अंदर भी इसी किस्म की है, लेकिन वहां पर कोई ईयर्स मेंशन नहीं है, ठीक है। लिमिटेड लाइफ इक्विपमेंट, वो इसका मतलब ये कि वो मैन्युफैक्चर की जा सकती है। अच्छा, लेफ्ट साइड के ऊपर बॉयलर एक्सक्लूजन कवर्ड है, लेकिन एमलॉब कवर्ड नहीं है। इंडस्ट्रियल ऑल इसके अंदर ये एज एन एडिशनल लिया जा सकता है, पॉलिसी वर्डिंग के अंदर कवर्ड नहीं है एमलॉब। फाइल लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड एमलॉब इज कवर्ड इन इंडस्ट्रियल, CMI के अंदर कवर्ड है, इंडस्ट्रियल ऑल के अंदर कवर्ड नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूं कि जो एक पॉलिसी वर्डिंग जिस तरह नॉर्मल होती है, इन सब को जो है वो हम बेटर कर सकते हैं बाय एडिंग सम एंडोर्समेंट, या कोई एक्सक्लूजन को हमने डिलीट कर दिया। बट अगर कोई एक स्टैंडर्ड कंपैरेटिव कोई आपसे पूछ ले तो यू मस्ट नो कि हाँ यार ये इसके अंदर इशू है। जब आपको पता होगा कि इसके अंदर ये चीज एक्सक्लूजन है, और तभी तो इस पोजीशन में आएंगे कि आप उसके अंदर एंडोर्समेंट ऐड करें, या किसी क्लाइंट को बताएं कि इसके अंदर कैसे बेटरमेंट आ सकती है, कि उस पॉलिसी के अंदर क्या क्या गैप मौजूद है, उसको कैसे बेटर किया जा सकता है। वंस यू नो दैट देन यू विल इन अ पोजीशन कि आप इसको बताएंगे कि इसको कैसे कवर कर सकते हैं। अच्छा, ये एक और कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने बनाया था। नॉर्मल एक नेम पैन पॉलिसी, CMI, मार्श कॉल रिस्क, इस तरह कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत सारी पॉलिसीज की बन सकते हैं। मार्श के हैं, ऑन के हैं, इसी तरह जो है डिफरेंट ब्रोकर्स के हैं, पैकेज पॉलिसीज के हैं। जैसे एक भाई बता रहे थे कि वो सऊदीया के अंदर पैकेज पॉलिसीज चल रही होती हैं, तो बहुत सारे कंपैरेटिव बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल फायर की पॉलिसी के अंदर मार्केट वैल्यू की तरह सॉरी ऑपरेट होता है, दैट्स मीन के डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा फॉर CMI। मैंने आपको बताया कि 5 साल से पुरानी मशीनरी होगी तो ही अप्लाई होगा। मार्च के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वो न्यू रिप्लेसमेंट वैल्यू के थ्रू मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह जो है अनडैमेज प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड, बट जो है मार्च से रिलेटेड जो है वो थोड़ी सी इससे भी वाइडर है, ठीक है। ये मैं एक एनालिसिस पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो मैं आपको की फैक्टर आपको मुझे बताना था कि पॉलिसीज जो है लोग किस तरह मैन्युस्क्रिप्ट करते हैं, किस तरह बेटर करते हैं, ताकि जो है वो एक गैप को कम किया जाए और क्लाइंट को वाइडर कवरेज दी जाए। ये उस पर्सपेक्टिव से भी होता है। और अगर आपको पता हो कि ये पॉलिसी जो है इसके एग्जिस्टिंग में क्या क्या एक्सक्लूजन है, और तो फिर आपको ये पता चलेगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। कि आप अगर किसी को CMI ऑफर करेंगे तो दूसरी पॉलिसी वर्डिंग ऑफर करेंगे, बट बिफोर दैट यू मस्ट नो कि हम लोग जो हैं वो स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, या क्लाइंट के पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी स्ट्रक्चर कौन सा अवेलेबल है। अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास CMI भी अवेलेबल है, तो नाउ आफ्टर दिस सेशन यू विल बी इन अ पोजीशन, आपको पता चल गया कि आपको कौन कौन से ग्रे एरियाज देखने हैं। कि फॉर एग्जांपल किसी एक पॉलिसी में उसने बोला भाई मुझे तो CMI चाहिए, बट आपने बोला कि अच्छा सर CMI की पॉलिसी दिखाएं, या आपको पता चल गया या मौका लग गया कि CMI की पॉलिसी उन्होंने आपको दिखा दी। अब यू आर सो स्मार्ट कि आपको पता चल गया कि उस पॉलिसी के अंदर बाय मिस्टेकनली किसी ने RSD को जो फोकस नहीं किया और वो एक्सक्लूजन के अंदर ही रह गया, और किसी ने इसको बायबैक नहीं किया। तो आप ये बता सकते हैं कि सर आपकी पॉलिसी तो ठीक है, वेरी गुड, बट उसके अंदर एक गैप है या उसको बेटर किया जा सकता है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे। तो फिर आप उस पोजीशन में होंगे कि सर इसके अंदर हम ये क्लॉज डालेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है और बेहतर और वाइडर हो जाएगा। ये कुछ कंपैरेटिव थी, मैं रीडिंग नहीं कर रहा, आप देख लीजिएगा। ये मैंने एक एक करके इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। अच्छा, सिर्फ क्योंकि ये ऑनलाइन सेशन है तो ये कभी घर पे बैठ के आप ट्राई कीजिएगा। एक क्रिएटिव थिंकिंग की एक वो है, इसके अंदर की आइडिया ये है कि यू नीड टू कनेक्ट डॉट्स, ठीक है, विद 4, आपको 4 लाइंस का एक ऑप्शन, एक आपको प्रोविजन है कि 4 लाइनों के थ्रू आपको हर डॉट का कनेक्ट करना है विदाउट, यानी विदाउट टेकिंग योर पेंसिल ऑफ, यानी पेंसिल को उठाना नहीं है, पेन को उठाना नहीं है, और हर डॉट को 4 स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्ट करना है। अच्छा जी, ये यहाँ पर सेशन जो है कंसीडरिंग क्योंकि ये लास्ट 10 मिनट्स रह गई हैं, तो कुछ सवालात हो तो नाउ फोरम इज ओपन।
थैंक यू वेरी मच माइल साहब, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त सेशन था, बड़ा इंटरेक्टिव था। अब वन बाय वन हम क्वेश्चन लेते हैं, जिनका भी कोई क्वेश्चन है हैंड रेज करें। जी एहसन मलिक, आप क्वेश्चन पूछें। जी शुमाइल साहब, मेरा ये जी जी क्वेश्चन है कि हम बीआई को सेपरेट भी दे सकते हैं किसी क्लाइंट को? लेट्स सपोज जैसे अभी मैंने एक एनजीओ के एसेट्स वगैरह की इंश्योरेंस की मेरे पास क्यूरी आई थी, तो उन्होंने हमें कहा था कि आप हमें बीआई भी दें, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो इस केस में हम कैसे इसको कवर कर सकते हैं, या नहीं होता तो क्या इसके वो एक्सक्लूजन है? देखें, आपके दो सवाल हैं। एक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीआई को स्टैंड अलोन, तो स्टैंड अलोन ये नहीं दिया जाता, क्योंकि बिजनेस इंटरप्शन ऑपरेट ही तब होता है जब जो मेन मटेरियल पॉलिसी है उसके जो कॉज ऑफ लॉज है वो ट्रिगर करें। अब फॉर एग्जांपल, अगर एक पॉलिसी ली गई है और उस पॉलिसी के अंदर फायर का रिस्क कवर्ड है, तो फायर ट्रिगर होगी तो ही मटेरियल डैमेज होगा, मटेरियल डैमेज के बाद आपका बिजनेस इंटरप्शन भी इंटरप्ट होगा। तो मेन कॉज जो है, या जो मटेरियल प्रोविजो एक डेफिनेशन है, वो यही कहती है कि जो मटेरियल डैमेज का जो कॉज ऑफ लॉस है वो ट्रिगर होना चाहिए। जब वो चीज ही बाय नहीं की गई तो बिजनेस इंटरप्शन कैसे ऑपरेट होगा? तो इसीलिए वो स्टैंड अलोन तो नहीं ऑफर करते। जी सर, इसमें अब ये जो है जिस तरह आ जाती है एनजीओस, ये तो नॉन प्रॉफिट होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, इसको हम कवर कर सकते हैं? क्योंकि आपने जो बताया है कि वो एक बिजनेस इंटरप्शन जो है वो प्रॉफिट जो गेन कर रही होती है कंपनीज या इंडस्ट्रीज, उनके लिए होती है, इसको हम ये कैसे देखें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बताऊं कि मैंने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं की थी, उसके अंदर मैंने स्टैंडिंग चार्जेस की भी बात की थी। तो अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसके खर्चे तो मौजूद है ना, तो इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर कोई एक नॉन एनजीओ भी नहीं है लेकिन एक एंटिटी है, और अगर उसका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो, या उसका जो प्रॉफिट है लॉस के अंदर है, लेकिन स्टैंडर्ड चार्जेस तो फिर भी इसको देने पड़ेंगे ना। स्टैंडर्ड चार्जेस का मतलब ये हुआ कि वो सारे ऑन गोइंग एक्सपेंसेस जो उसको एट एनी कॉस्ट उसको बियर तो करने हैं। तो सिर्फ स्टैंडिंग चार्जेस को लेके भी हम कवर कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। जी सऊद साहब, आप क्वेश्चन पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अलसाम। जी सर, मैं थोड़ा सा आपसे ये अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि जो हमारी नॉर्मल पॉलिसी, जो हमारा नॉर्मल एक चल रहे हैं हम लोग, नॉर्मल सी पॉलिसीज हम कवर करते हैं उसमें, और इसमें एक तो जो बिल्डिंग की वैल्यूज हो गई, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक्स हो गए, इसमें हमने बिल्डिंग को हमने वो कवर करने के लिए, मुझे स्लाइड में था थोड़ा सा, मुझे वहाँ पे कंफ्यूजन आई है कि आपने उसको टोटल एक वैल्यू ले ली और रेट भी एक ही लगा दिया। उसमें थोड़ा सा मुझे उसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अच्छा, देखिए, मैं आपको बताऊं कि यही तो सीएमआई की एक थोड़ी सी आप कहते हैं ब्यूटी है, कि आप कह रहे हैं कि नॉर्मल पॉलिसी में हम बिल्डिंग का एक्सपोजर हमने ले लिया, हमने स्टॉक का एक्सपोजर ले लिया, और दोनों को समटाइम एक ही रेट चार्ज करते हैं, समटाइम अलग अलग रेट चार्ज करते हैं, ठीक है। जब जी जी सीएमआई की बात करते हैं ना, तो सीएमआई में आपने टोटल एक्सपोजर का एक ही रेट अप्लाई कर देना है, और नॉर्मली होता भी ऐसा ही है कि एक ही रेट अप्लाई होता है। अब जो मैंने आपको पिछली एक रियल टाइम की एग्जांपल दी थी, उसके अंदर एक ही रेट अप्लाई करके प्रीमियम चार्ज कर दिया गया था, अदर देन बीआई। अब नॉर्मल ट्रेडिशनल वे के अंदर क्या होता है? ट्रेडिशनल वे के अंदर आपने फायर की पॉलिसी किसी को दिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंड नेम पैरल पॉलिसी। तो उसके अंदर आपने क्या किया? आपने सारी मशीनरी को, बिल्डिंग को, स्टॉक को, जनरेटर का सारी वैल्यूज ली, और उसके ऊपर आपने रेट अप्लाई किया। उस क्लाइंट ने आपको ये भी कहा कि भाई मुझे मशीनरी ब्रेकडाउन का कवर चाहिए। तो फिर आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि सेपरेट। सेपरेट लेते हैं, लेकिन उसमें बिल्डिंग नहीं लेते। हाँ उस जी टोटल हाँ जी वैल्यूज में से आपने मशीनरी की अलग से वैल्यू निकालते हैं और मशीनरी के ऊपर रेट अप्लाई करते हैं। जी जी जी, सीएमआई के अंदर ये इसकी ब्यूटी है कि आपको सेपरेटली कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपने टोटल सारा एक्सपोजर एक साथ लिया, और आपने एक फ्लैट रेट जो भी अंडर राइटर ने या कंपनी ने आपको दिया, वो नॉर्मली एक रेट आपको अप्लाई करेगा और प्रीमियम चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर फायदा ये हुआ कि एक तो प्राइस भी बच गई, और पॉलिसीज भी एक ही इशू हुई। वहां पर आपको पॉलिसीज कम से कम 2 या 3 इशू होनी थी, यहाँ पर एक ही पॉलिसी इशू हुई। जी जी, वो एक ही पॉलिसी में चला जाएगा।
एक ही पॉलिसी इशू हुई, वहां पर 3 पॉलिसी थी, वहां पर प्रीमियम भी ज्यादा था और यहाँ पर जो है वो क्या नाम है, प्रीमियम भी कम था। हाँ, सेल्स के लिए समटाइम ये मुश्किल हो जाती है, वो कहते हैं यार अगर ये कम प्रीमियम हो गया तो मेरा कमीशन कम हो जाएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि देखिए आज नहीं कल जो है आप नहीं एज अ सेल्स गाय, ब्रोकर जो है वो इसको पिच करते हैं, या दिस इज द वे ऑपरेट ना, वो बेसिकली लाइक टू लाइक और एक बेटरमेंट की तरफ ऑफर कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ये पता है तो आज नहीं कल क्लाइंट को ये पता चल जाना है, या किसी तरह से उसको कोई ना कोई एजुकेट कर देगा। तो द पीपल सेल्स शुड सी द लॉन्गर एंड द वाइडर पिक्चर कि यार अगर मुझे लॉन्ग टर्म लेना है तो ये चीज भी मुझे चीजें एक्सप्लोर या क्लाइंट को बतानी पड़ेंगी। कंडीशनल बेस, सिचुएशनल बेस के कब बताया जाए, लेकिन अगर आपको पता होगा तब बताएंगे ना। अगर आपसे पहले किसी और ने बता दिया तो कुछ लोग तो ये कहेंगे कि यार मैं तो 10 साल से इस बंदे से काम कर रहा हूँ, उससे तो मुझे आज तक बताया नहीं। अब उसमें आपकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सर कोई डिडक्टेबल वगैरह तो नहीं आता सीएमआई में कुछ जी, इसमें डिडक्टेबल आता है, बिल्कुल आता है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि इसके अंदर डिडक्टेबल जो है एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉलिसी में होता है और ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन होता है। अच्छा, अब वहां पर नॉर्मल स्टैटिस्टिक में डिडक्टेबल या तो नहीं होता है, मामूली सा होता है, लेकिन सीएमआई के में डिडक्टेबल होता है क्योंकि ये एक ऑल लिस्ट पॉलिसी है, ये नेम प्लेट पॉलिसी नहीं है। ऑल लिस्ट का मतलब ये हुआ कि सब कुछ कवर्ड है सिवाय एक्सक्लूजन के। सिवाय एक्सक्लूजन के। तो इसमें टेररिज्म तो आएगा ना कवर? टेररिज्म एक्सक्लूजन होती है एक्सक्लूजन जी। जैसे 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 आरएससी एक्सक्लूड है, ये भी टेररिज्म एक्सक्लूड है। टेररिज्म तो वैसे ही एक्सक्लूज है। ओके टेररिज्म आपकी पैकेज पॉलिसी हो, दूसरी पॉलिसीज हो, इंडस्ट्री ओके। सब में एक्सक्लूज होता है। इट हैज टू बी बाय सेपरेटली। एक आदि मैंने ग्लोबल पॉलिसी देखी थी मल्टीनेशनल, उसके अंदर टेररिज्म का एक सेक्शन था, बट बहुत 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 रियर केसेस हैं ऐसे। इसके अंदर वैसे एक्सक्लूड है। जी मिस आमना, आप क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगी। आपकी एक्सक्लूजन आपने बोला टेररिज्म। अच्छा, टेररिज्म एक मतलब सेपरेट पॉलिसी तो नहीं होती। अगर आप फायर की ले रहे हैं या इंजीनियरिंग की ले रहे हैं, उसके साथ ही हम इसको ऐड करके ना हम जो है टेररिज्म ले रहे होते। तो आपने ये बोला कि सीएमआई में एक्सक्लूजन है, तो क्या हम इसका कुछ पेमेंट करके सब इंश्योर बढ़ाकर कोई इसको कवरेज नहीं दे सकते टेररिज्म नहीं, को सीएमआई इस में? देखिए सीएमआई के अंदर तो टेररिज्म एक्सक्लूजन है, लेकिन जिस तरह हम लोग दूसरी पॉलिसीज के साथ, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी और रिस्क की हो गई, नेम वैल्यू की पॉलिसी हो गई, उसके साथ टेररिज्म हम उसको पिच कर सकते हैं और दी जा सकती है, लेकिन इसके अंदर नहीं की जा सकती। अगर आप इसके अंदर करने के लिए जाएंगे तो फिर डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या क्या है, क्योंकि टेररिज्म की भी जो है वो वर्डिंग्स डिफरेंट है, उसके भी 4 सेक्शन है। तो बेटर ये होता है कि टेररिज्म की पॉलिसी अलग से दी जाए, उसके अंदर जो की फैक्टर्स होते हैं वो लिमिट ऑफ लायबिलिटी होती है और कौन सी वर्डिंग वो ले रहा है। ज्यादा अच्छी वर्डिंग एक आपको ये आउट ऑफ द एक कोर्स है LPU 437 या LMF 3092 है, जो कि RSD भी कवर कर रही होती है, वाइडर कवर है वो, और एक पॉलिटिकल वॉलेंस है। ठीक है, ये 2 पॉलिसीज हैं जो कि वाइडर कवरेज के साथ क्लाइंट को पिच की जा सकती हैं, अदर देन सीएमआई। सीएमआई एक अलग पॉलिसी है और टेररिज्म अलग पॉलिसी। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रही हूँ, सीएमआई में अगर तो फायर से कुछ मसला होता है, मतलब फायर से कोई चीज होती है, तो मतलब इसको हम इस सीएमआई में कवर कर लेंगे? जी जी बिल्कुल करेंगे, ये ऑल इसकी पॉलिसी फायर कवर्ड है इसके अंदर। और ये हम इसको इंजीनियरिंग में कवर करेंगे? दोनों कवर्ड है ना, यही तो इसकी ब्यूटी है, फायर भी कवर्ड है और इंजीनियरिंग भी, मशीन ब्रेकडाउन भी कवर्ड है। अच्छा, मशीनरी ब्रेकडाउन भी कवर है और फायर भी कवर है। अच्छा, ये वैसे तो होते हैं डैमेज, जो डैमेजेस होते हैं ये सडन होते हैं या अनफोर्सीन होते हैं, तो इसका असेसमेंट प्रोसेस मतलब कैसे हम कर सकते हैं? मतलब बहुत ही ज्यादा इसका मतलब, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी साइट पे काम हो रहा है और अचानक ही, जाहिर सी बात है साइट्स पे तो आपको पता है अचानक कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो फिर हम उसकी असेसमेंट कैसे करेंगे उस डैमेज की? नहीं, साइट्स पे काम हो रहा है, मैं ये सवाल आपका समझा नहीं। साइट से मुराद कि साइट पे काम होते वक्त अगर कोई डैमेज हो गया उसकी बात कर रही जी हैं? जी 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 बिल्कुल, जो साइट पे काम होते हुए डैमेज हो गया है। और देखें वो अगर तो ऐसा भी होता है
कि बाज दफा साइट पे काम नहीं हो रहा होता, साइट पे काम रुका हुआ होता है और उसके बाद कोई चीज हो गई, तो क्या ये कवरेज आती है हमारे पास इसकी सीएमआई में? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली आप बात कर रही हैं कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कि जब आपकी फैक्ट्री ऑपरेशनल नहीं है या कुछ पोर्शन अंडर कंस्ट्रक्शन था और ऑपरेशनल थी, ठीक है। सीएमआई की पॉलिसी की वर्डिंग ये कहती है कि जो भी चीज अंडर कंस्ट्रक्शन होगी ना, तो वो इसको एक्सक्लूड करेगा। पहली बात तो ये समझ लें कि ये स्टैंडर्ड पॉलिसी की वर्डिंग में एक्सक्लूजन है। हाउएवर इसको केटर टू किया जा सकता है कि हम उसकी एक एडिशनल इंडोर्समेंट ऐड कर लें या एक उसके अंदर राइडर ऐड कर लें कि अंडर केयर एंड कस्टडी या सॉरी अंडर कंस्ट्रक्शन की अप टू सर्टेन लिमिट अगर कोई चीज होती है तो हम वो चीज कवर करेंगे। ये अगर आप, मैं आपको पिछली दफा में ले जाऊं, अगर आपको ये दिखाऊं, देखिए इस पॉलिसी के अंदर भी ये मेंशन हुआ होगा, प्रॉपर्टी इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पीकेआर 100 मिलियन। इन्होंने ये बेसिकली यहाँ पर इसलिए राइडर ऐड किया है क्योंकि ये चीज बाय डिफॉल्ट सीएमआई की पॉलिसी के अंदर एक्सक्लूड थी, बट इन्होंने एज एन एक्सटेंशन या वैल्यू एडेड फीचर इसको ये ऑफर किया कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर कुछ होता है और अगर फायर भी हो गई तो फिर हम वो भी आपको उसके अगेंस्ट में इंडेमनिफाई करेंगे। लेकिन नॉर्मली सीएमआई के अंदर ये एक्सक्लूड होता है, इसको कैटर टू किया जा सकता है। थैंक यू। जी इस्माइल साहब, एक मैसेज बॉक्स में क्वेश्चन है, इसको जरा आंसर कर दें। हाँ जी, प्लीज क्लैरिफाई द इंडेमनिटी पीरियड अंडर बीआई व्हेन द लॉस हैपन एट द लास्ट मंथ ऑफ द सीएमआई पॉलिसी। ठीक है, हाउ वी कैन प्राइसिंग द बीआई सेक्शन की प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है जी। अच्छा, जो पहला इंडेमनिटी पीरियड है तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल कि आपकी पॉलिसी का पीरियड है फ्रॉम जैन टू दिसंबर, और अगर लास्ट मंथ आपकी पॉलिसी की पीरियड के ऊपर कोई इंसिडेंट आता है और आपकी पॉलिसी की पॉलिसी के ऊपर इंडेमनिटी पीरियड लिखा हुआ है नेक्स्ट 6 मंथ, तो जब इंसिडेंट ट्रिगर हुआ यानी दिसंबर से लेके नेक्स्ट मई तक जितना भी लॉस हुआ होगा वो नेक्स्ट 6 मंथ तक का वो बीआई के अंदर फॉल करेगा। ये बेसिकली इंडेमनिटी पीरियड होता है, यानी इट्स विल स्टार्ट within the policy period and it will continue up to the indemnity period 6 month तक नेक्स्ट वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, हाउ वी कैन प्राइसिंग द बीआई सेक्शन की प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, ये भी एक अच्छा सवाल है। नॉर्मली जो है इसके फैक्टर्स ये देखे जाते हैं कि वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, उसके पास जो है कितना बफर है, अब फॉर एग्जांपल, और वो कौन कौन से जो है ना एक्सटेंशन उसने बाई किए हुए हैं। ऐसा एक इंडस्ट्री में आपको एग्जांपल दूंगा, अगेन जो है वो पावर प्लांट्स हो गई। अब वो 24 आवर्स चलता है, 24 आवर्स चलता है, इसकी प्रोडक्शन जो है ना वो 24 आवर्स चल रही है, वो लोगों को जो है एक यूटिलिटी या इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई कर रहा है। अगर उसकी इंटरप्शन हो जाती है तो वो सिग्निफिकेंट लॉस होता है, तो उसकी प्राइसिंग जो है ना वो हाई होती है। तो फ्रॉम द इंटरनल सोर्स डेटा, फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स डेटा उसकी प्राइसिंग की जाती है। इसके पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये इसका फ्लैट रेट है या इसका एक बुक का ये रेट। आई थिंक हम इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस्माइल साहब, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सेशन किया, बड़ा फ्रूटफुल रहा सबके लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक पे आपको हम इनवाइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक अल्लाह यू। हाफिज। हाफिज।